प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग मौर्य साम्राज्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो के थ्रू हम लोग मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों की बात है तो अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के प्रामाणिक स्रोत हैं और अशोक के अभिलेखों को हम कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं: लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ अभिलेख और अन्य प्रकार के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख हैं वे राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं और अशोक के बारे में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अशोक भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अशोक के अभिलेख लगभग 45 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में स्थित हैं। अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या लगभग 150 है। अशोक के अभिलेख कुल मिलाकर 4 लिपियों में लिखे गए हैं: ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी या ग्रीक। लेकिन अशोक के जो मैक्सिमम अभिलेख लिखे गए हैं वे ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख सामान्यतः राजमार्गों के किनारे अवस्थित हैं। अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के जीवन वृत्त, अशोक की आंतरिक एवं विदेश नीति तथा अशोक के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेखों में उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर 21वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। अब हम बारी बारी से अशोक के लघु अभिलेखों, बृहद अभिलेखों, स्तंभ अभिलेखों और अन्य प्रकार के अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक अशोक के लघु अभिलेखों की बात है तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदय गोलम के अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। केवल यही 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को उसके व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार से ब्रह्मगिरी नामक अभिलेख से हमें इसीला नामक प्राचीन नगर की सूचना प्राप्त होती है। जहां तक अशोक के स्तंभ अभिलेखों की बात है तो अशोक के स्तंभ अभिलेख लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद एवं रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। अशोक के इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख पर अशोक के कुल मिलाकर 7 अभिलेख मिलते हैं। दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख पर अजमेर के चौहान शासक बीसल देव का अभिलेख खुदा है। जहां तक अशोक के बृहद शिलालेखों की बात है तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कुल मिलाकर 14 है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक अभिलेख के बारे में और हम यह भी देखेंगे कि किस अभिलेख से किस चीज की सूचना हमें प्राप्त होती है। जहां तक पहले बृहद शिलालेख की बात है तो पहले बृहद शिलालेख से पशु वध और समारोहों पर प्रतिबंध के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है और इस अभिलेख में यह कहा गया है कि पहले जहां राजा की पाकशाला में सैकड़ों पशुओं को मार करके उनका मांस जो है बनाया जाता था, अब मात्र 2 मोर और 1 मृग मारा जाता था।
जहां तक दूसरे बृहद शिलालेख की बात है तो दूसरे बृहद शिलालेख में समाज कल्याण से संबंधित कार्य बताए गए हैं तथा इसे धर्म में शामिल किया गया है। दूसरे अभिलेख में ही चोल, केरल पुत्र, सत्य पुत्र एवं पांड्य जैसे दक्षिणी पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। तीसरे बृहद शिलालेख में वर्णित है कि लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष पर दौरा करते थे। चौथे बृहद शिलालेख का संबंध धम्म नीति से है और इसमें धम्म नीति के बारे में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। तीसरे अभिलेख की तरह इसमें ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति जो है आदर दिखाया गया है। जहां तक पांचवें बृहद शिलालेख की बात है तो पांचवें बृहद शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के राज्याभिषेक के 13 वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। लोगों में धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। छठे बृहद शिलालेख से हमें यह सूचना मिलती है कि अशोक ने कहा धम्म महामात्रों से कि आपके लिए मेरा द्वार जो है 24 घंटे खुला रहेगा। कहने का आशय यह कि आप किसी भी समय हमसे मिल सकते हैं और किसी भी समय हमें सूचना प्रेषित कर सकते हैं। जहां तक सातवें बृहद शिलालेख की बात है तो इसमें धम्म का स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है। आठवें बृहद शिलालेख के द्वारा हमें यह सूचना मिलती है कि सम्राट अशोक ने आखेटन अर्थात शिकार का त्याग कर दिया और आखेटन के बदले अशोक अब धम्म यात्रा करने लगा। नवम बृहद शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने खर्चीले समारोहों की निंदा की और उन समारोहों पर रोक लगाने की बात कही। जहां तक अशोक के 10वें बृहद शिलालेख की बात है तो इसमें ख्याति गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार से 11वें बृहद शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है और इसमें कहा गया है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करना चाहिए और मित्रों के प्रति उदारता को फॉलो करना चाहिए। जहां तक 12वें शिलालेख की बात है तो इसमें विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा है और इस अभिलेख में यह कहा गया है कि युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल दिया जाएगा। और 13वें अभिलेख के माध्यम से ही हमें मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी 5 विदेशी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है जिनके बारे में हम आगे के क्लास में अध्ययन करेंगे। जहां तक 14वें बृहद शिलालेख की बात है तो 14वां बृहद शिलालेख कंपैरेटिवली कम महत्व का है। इसमें ऊपर के सभी अभिलेखों में लेखक द्वारा जो गलतियां की गई है उसका उल्लेख किया गया है। जहां तक अशोक के अतिरिक्त अभिलेखों और अन्य अभिलेखों की बात है तो प्रथम अतिरिक्त अभिलेख जो धौली या समापा या तोसली में अवस्थित है और द्वितीय अभिलेख जो कि जोगर में अवस्थित है, इन दोनों अभिलेखों में अशोक ने अपनी प्रजा को संतान घोषित किया है
इन दोनों अतिरिक्त शिलालेखों को कलिंग प्रज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। अशोक के अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की यदि बात की जाए तो 2-3 अभिलेखों के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे बराबर गुफा अभिलेख जो कि बिहार के गया में अवस्थित है। इस अभिलेख से हमें सूचना प्राप्त होती है कि बराबर पहाड़ी या बराबर गुफा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी या डोनेट कर दी। इसी प्रकार से भब्रू अभिलेख इकलौता ऐसा अभिलेख है अशोक का जिससे हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था व्यक्त की है। और भब्रू अभिलेख में ही अशोक ने खुद को मगधाधिराज कहा है। अशोक के 12वें और 13वें बृहद शिलालेख में अशोक के लिए पियदसी या प्रियदसी राजा का संबोधन मिलता है, जबकि रुम्मिनदेई, निगाली सागर और गिरनार अभिलेख में अशोक को देवा नाम पियदसी शासक के नाम से संबोधित किया गया है। पहली बार 1750 ईस्वी में टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया और अशोक की लिपि को पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और जेम्स प्रिंसेप ने स्पेशली अशोक के उन अभिलेखों को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे या लिखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक के समय मेरठ और टोपरा के स्तंभ अभिलेख दिल्ली लाए गए। सोहगौरा और महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और इन दोनों अभिलेखों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में अकाल पड़ते थे। तो प्यारे मित्रों, आज से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का अध्ययन प्रारंभ किया और इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।